हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 1 अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए वीडियो आ गया है। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के पीडीएफ कैसे आपको मिल सकता है, कैसे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स का सवाल आता है, कितना पेज लिखना चाहिए, ये सब डाउट इस वीडियो में भी साथ में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए जल्द से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस बार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा ताकि आपको अपडेट मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल है, आप जहां भी चाहे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू करें। सबसे पहला सवाल आप सभी बच्चों का है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं और अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट करें। यानी सबसे पहले आपसे पूछा गया है उत्पादन फलन क्या है। देखिए, जब भी इस प्रकार दो क्वेश्चन अगर एक साथ अटैच रहे तो ये दो क्वेश्चन आपको अलग अलग समझ के जवाब देना है। पहले बात, जैसे अगर पूछता है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, तो तकरीबन ये 6 मार्क्स का बनता है और तकरीबन ये 9 मार्क्स का मान के चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आप इसको डिराइव करोगे या फिर बनाओगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन को जितना, क्योंकि आप बोलिए सर स्टेप मार्किंग नहीं, भाई ग्रेजुएशन में कोई स्टेप मार्किंग तो नहीं होता, लेकिन हाँ जितना ज्यादा लिखोगे यानी कितना पेज लिखना चाहिए, मतलब कितना पेज लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ये 9 नंबर, ये 6 नंबर, एक एक सवाल जो रहता है वो 15 मार्क्स का आता है। आप सिलेबस को देखिए, अगर आपका पैटर्न अगर आपको याद है तो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर जो रहता है मेजर पेपर को तो दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है ग्रुप ए, एक होता है ग्रुप बी। ठीक है, मेजर पेपर की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप बी जो रहता है 60 नंबर का रहता है, ग्रुप ए जो रहता है वो मोस्टली 15 नंबर का रहता है। अब इस 60 नंबर में क्या रहता है, 15 नंबर के सवाल रहते हैं। टोटल 6 सवाल रहेगा, लेकिन कोई भी 4 आपको बनाना पड़ता है। 6 सवाल में 4 बना सकते हैं आराम से। अब ग्रुप ए जो रहता है इसमें 15 मार्क्स का रहता है, जिसमें 5 मार्क्स के लगभग 3 क्वेश्चन रहते हैं। आपको समय 3 घंटा ही मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आप सोचते हो कि 15 मार्क्स का सवाल है, भाई 7 पन्ना 8 पन्ना लिखोगे, आप आराम से लिखो भाई, मेरा नहीं रिजल्ट आने वाला, आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप 7 पन्ना 8 पन्ना लिखने जाओगे तो 4 क्वेश्चन आप नहीं कवर कर सकते 3 घंटा में, याद रखिएगा। हाँ, अगर आपका बहुत ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस है तो ही अदर हो सकता है, अदरवाइज तो आप कवर नहीं कर सकते। इसलिए 15 मार्क्स का सवाल मिनिमम आप क्या कर सकते हो। देखिए, ये सब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं, यानी जो बेसिकली आपको लिखने वाले पेपर होते हैं, उनमें आप क्या कर सकते हो, 15 मार्क्स का सवाल है, कम से कम 2 से लेकर 3 पन्ना, कम से कम, पहले बता रहा हूं, वो भी टू द पॉइंट, रिलेवेंट जुड़े हुए सब कुछ लिखिएगा तो 2 से 3 पन्ना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, 4 पन्ना से 5 पन्ना के बीच में जाओ, उससे ज्यादा मत जाना, क्योंकि आपको 3 घंटा में आप लोग कवर नहीं कर पाओगे इस चीज को। आपका पहला सेमेस्टर है तो आपको समझ के चलना पड़ेगा किस प्रकार आप टाइम को मैनेज करोगे, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटा आपसे कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन का आंसर आता तो फिर भी आप बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जब नहीं आएगा किसी सवाल में तो आप फिर फंस जाओगे, वहां पर आप भूल जाओगे आंसर की क्या लिखना है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मिनिमम याद रखिएगा कि कोई भी अगर सवाल आता है 15 मार्क्स का तो 2 पेज से ज्यादा लिखने की कोशिश करिएगा, तो ही आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया, वो सब कुछ यहाँ पे फैक्टर करता है आपके लिए। ठीक है, तो पहले सवाल अभी आपने क्या बताया कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं और अल्पकालीन तथा जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करने बोला गया। इंग्लिश में इसी सवाल को पूछा जाएगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन और डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये सवाल आप लोग आराम से करिएगा। अब इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है टीचर आपसे कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हो, या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसके सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व के बारे में बताना है। उत्पादन फलन का जो सिद्धांत है, उसके जो महत्व है, इससे जुड़े हुए आपको बताना पड़ेगा। तो एक ही सवाल को देखिए कितने तरीके से पूछा जाए, लेकिन उसका मतलब एक ही रहता है। तो ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन से दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछ दिएगा, फिर आप बोले अरे भैया आप तो बताया था आपका नहीं है। भाई क्वेश्चन वही था, बस पूछने का नजरिया बदल गया था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 2+3 मैंने आपको पढ़ाया और आपके एग्जाम में 3+2 आ गया, फिर बोले भाई सर आपने तो क्वेश्चन 2+3 बताया था, 3+2 आ गया। भाई तरीका बनने का तरीका तो वही रहने वाला है, तो चीज वही, बस आप सोचते नहीं हो, बस यही अंतर हो जाता है ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन है मांग की लोच से आप क्या समझते हो। यानी बेसिकली हमारे पास जो इलास्टिसिटी है उसके बारे में बताना है, इलास्टिसिटी और डिमांड के बारे में बताना है, ये कितने प्रकार का होता है, यानी कितने टाइप्स का होता है, और किसी वस्तु की मांग की लोच किन किन तत्वों द्वारा प्रभावित हो सकती है। मतलब जो इलास्टिसिटी और डिमांड है बेसिकली कौन कौन से फैक्टर के कारण बेसिकली इस पे इफेक्ट हो सकता है, ये बताना है। तो मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए 3 भाग में बांटा गया।
तो 5-5 के हिसाब से बांटोगे, 5-5-5, 15 नंबर तो आपका ऐसे हो जाएगा। तो मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, किसी वस्तु की अगर मांग की जो लोच रहती है वो किन किन चीजों पर या किन किन तत्वों पर निर्भर करती है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि मांग की लोच की धारणा की परिभाषा दीजिए, यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मांग की जो लोच होती है वो कैसे मापी जाती है ये आपको बताना है। आपने क्लास 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो ये सवाल आपके लिए इजी रह सकता है, आपको बनाना उतना कठिन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मांग की लोच की धारणा की परिभाषा दीजिए, यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट इलास्टिसिटी डिमांड, और हाउ इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग यूटिलिटी। आर दिस एजम्पशन, यानी यहाँ जो पूर्व धारणा है, जो अपवाद है, क्या इस चीज के सपोर्ट में है या क्या लगता है आपको बताइएगा, इसका महत्व क्या ये भी बताना है। तो आर दिस एजम्पशन एक्सेप्शंस टू दिस लॉ, आल्सो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6। इसी सवाल को हिंदी में जो पूछा गया, क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें और क्या इस नियम की कुछ सीमाएं भी हो सकती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्या इतिहास बोला गया वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, इस पे आपको कमेंट करना या रीजन देने कि इकोनॉमिक्स जो है एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव साइंस है हमारे पास, इसके बारे में आपको कमेंट करना है, ये रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 8 VBI कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपने 11-12 में भी देखा होगा कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या क्या है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 VBI करें। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है, और बेसिकली कॉप डगलस जो उत्पादन फलन है उसकी व्याख्या करें, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्शन फंक्शन, और एक्सप्लेन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। फिर अगला है मांग के नियम का विश्लेषण करें, क्या इसके अपवाद भी हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, और इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस लॉ, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें पूछा गया कि आधुनिक काल में मुद्रा के महत्व की विवेचना करें, इन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन मॉडर्न टाइम। या फिर इसी सवाल को देखिए दूसरे ढंग से पूछा सकता है कि मुद्रा की परिभाषा दे तथा इसके जो कार्य रहते हैं उसके बारे में विवेचना करना है। मुद्रा की परिभाषा दे या इसके कार्यों के बारे में आपको बताना, एक ही सवाल है हमारे पास, 2 बार रिपीट हो गया, माफ करिएगा। अगला सवाल मतलब इसी सवाल इंग्लिश से पढ़ेंगे, तो डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन क्रिटिकली द फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ना है, ठीक है। या इसी सवाल को पूछ दिया जाए कि किस प्रकार मुद्रा के महत्व की विवेचना करें, यानी हाउ इज मनी एक्सपेंडेबल इन द मॉडर्न इकोनॉमी, इस तरह से घुमा के सवाल पूछ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियों की विवेचना करें, यानी एक्सप्लेन क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक द्वारा जो साख नियंत्रण होती है उसकी जो विधियां उसके बारे में बताना है। फिर पूंजीवादी एवं जो समाजवादी आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत जो मुद्रा की भूमिका होती है, ठीक है, यानी बेसिकली हमारे पास कैपिटलिज्म और जो सोशलिज्म होता है उसमें उसके अंतर्गत यानी उसके अंदर बोला जाए हमारे पास जो करेंसी है या जो मुद्रा हम कैपिटल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 VBI कर लीजिए, व्यावसायिक बैंक जो रहते हैं उनके जो विनियोग नीति होती है, यानी जो उसका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है, प्रिंसिपल होता है, वो उसके जो विभिन्न सिद्धांत है, मतलब अलग अलग जो प्रिंसिपल्स रहते हैं उसका वर्णन करना है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक बताना है, अथवा व्यावसायिक बैंकों की विनियोग नीति का व्याख्या करना है। फिर या फिर इसी सवाल को पूछ सकता है, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक। या फिर एक स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ सकता है कि एक सफल बैंक का जो रहस्य होता है इस बात में निहित है कि वो अपने संशोधनों का वितरण इस प्रकार करे जिनसे तरलता एवं लाभदायकता के बीच संतुलन स्थापित हो सके, विवेचना करे। और यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ दिया जाए आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन अभी बताए, अब इसका PDF कैसे मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पर आपको ये वीडियो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेगा प्लस 1-2 क्वेश्चन के आपको आंसर भी बता दिए जाएंगे जहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी क्वेश्चन बताएं आप क्या करें, गूगल पे सर्च करें चैट जीपीटी में क्वेश्चन को लिखें, और क्वेश्चन को लिखने के बाद अगर आपको जो वहाँ आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो कम से कम 3 पन्ना या 2 से ऊपर पन्ना का अगर है तो ही आप उसको लिखिए, अदरवाइज आप बहुत सारे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएगा, या ओपन एआई, बहुत सारे देखिए ऐसे टूल्स AI के टूल जहां पर आपको सारे के सारे आंसर मिल सकते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन बताया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, तो अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।